गंगाबेन जी, जो बहुत ही विदुषी हैं, मधुर स्वभाव की हैं, आदरणीय भाई साहब बहादुर सिंह परमार जी, संजय जी और प्रिय बहन सुजाता, मेरे सम्मुख श्याम सुंदर दुबे जी जैसे विद्वान बैठे हुए हैं, तो अब उनको मैं नमन ही करूंगी और थोड़ा सा घबराहट भी हो जाती है अगर वो सामने होते हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हिंदी विभाग को, डॉक्टर प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी जी को, हिमांशु जी को, कि उन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया है रांगे राघव जी पर और विशेष रूप से कथेतर साहित्य पर। एक इसके पीछे भी एक मसला रहा कि जब मुझे पहले विषय सुझाया गया था, मुझको दिया गया था, तो वो कथा साहित्य पे था, विशेष रूप से उपन्यास पे। तो मैंने वो रिवीज़न कर डाला और जीवनी परक उपन्यास पे काम कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुझे तो कथेतर साहित्य पे बोलना है। मैंने कहा ये तो मेरी क्लास ले ली गई, फिर से एक बार तैयारी करनी पड़ेगी। खैर, वो कहते ना चैलेंज एक्सेप्टेड, तो मैंने वो स्वीकार कर लिया। और अभी संजय जी ने जो संस्मरण के रूप में आपके सामने अपने विचार रखे रांगे राघव जी के संस्मरण कहकर, वो एक्चुअली रिपोर्टाज है। संस्मरण और रिपोर्टाज में थोड़ा अंतर होता है, आप सब विद्वज्जन हैं, जानते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन चूँकि वो उनका इकलौता रिपोर्टाज है रांगे राघव जी का, तूफानों के बीच, और मैं इसको रांगे राघव की संवेदनाओं का प्रवेश द्वार मानती हूँ। अगर उनकी संवेदनाओं को समझना है, जानना है, तो सबसे पहले तूफानों के बीच पढ़ना चाहिए। तब उनकी जो समग्र संवेदना है उससे तादाद में स्थापित हो सकेगा और तब उनका जो भी साहित्य पढ़ा जाएगा वो ज़्यादा हृदय के करीब होगा। आज के इस सत्र का जो विषय है वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में बटा हुआ है। पहला तो साहित्य में इतिहास और दूसरा रांगे राघव का कथेतर साहित्य। इन दोनों बिंदुओं की जब एक साथ चर्चा करनी हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त, अगर रांगे राघव का कोई उनकी कृति हो लगी मुझे, तो रिपोर्टाज से बढ़कर और कोई भी ऐसी कृति नहीं है जिसमें इतिहास और कथा दोनों एक साथ मौजूद है। तूफानों के बीच की चर्चा करने के, वैसे तो अभी काफ़ी चर्चा संजय जी ने की है, लेकिन जो बिंदु छूटे हुए हैं, जो पहले वो बोल चुके हैं, उनको छोड़ते हुए जो बिंदु छूटे हुए हैं मैं उनकी चर्चा करूंगी। कि जो पहले तो रिपोर्टाज विधा क्या है, ये एक बार फिर से स्मृति में लाना ज़रूरी है कि रिपोर्टाज होता क्या है। रिपोर्टाज जो है वो एक ऐसी विधा है जो पत्रकारिता और साहित्य को एक साथ लाती है। यदि कोई घटना घटित होती है, वहाँ पर पहुंचकर व्यक्ति देखता है, उसका आकलन करता है, उसको ग्रहण करता है और फिर उसके प्रति जो उसकी भावनाएं उमड़ती है उसको तथ्य के रूप में समाहित करता है, प्रस्तुत करता है। अभी जो चर्चा हुई वो आपके सम्मुख थी, पूर्व वक्ताओं ने भी की कि जो रांगे राघव जी का जीवन काल था बहुत ही अत्यल्प था। 40 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है। 40 वर्ष तक में तो देखा जाए तो हम आपने कुछ खास लिखा ही नहीं, और जो कुछ लेखन है अब उसके बाद जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अगर उसमें भी 14 वर्ष की आयु जो किशोरावस्था तक की है, जो किशोरावस्था में प्रवेश करने के पूर्व की आयु, वो आयु अगर उसमें से माइनस कर दी जाए, काट दी जाए, अलग कर दी जाए, तो बचते हैं सिर्फ 25 वर्ष। 25 वर्ष की सीमित अवधि में कोई व्यक्ति इतना सारा साहित्य कैसे लिख सकता है, ये एक विशेष सोचने की बात है। वो जो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, उनको भगवान की देन थी, ईश्वर की देन थी, और शायद वो इसी निमित्त से इस धरती पर आए थे रांगे राघव कि उन्हें साहित्य का सृजन ही करना था। ऐसा लगता है जैसे वो अनवरत 24 घंटे
साहित्य सृजन करते रहे हों, और तभी ये संभव हो सका कि 100 से अधिक रचनाएं उन्होंने लिखी, और वो भी सिर्फ एक विधा में नहीं, विविध विधाओं में। उन्होंने काल्पनिक उपन्यास लिखे, जीवनी परक उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, सभी कुछ उन्होंने लिखा। कोई भी विधा, जैसे अनुवाद का भी सुजाता ने बताया ही आपको, डॉक्टर सुजाता ने, कि अनुवाद भी उन्होंने किए शेक्सपियर के। तो ये जो सारा काम है, चाहे जीवनी परक उपन्यास हो या अनुवाद हो, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, यदि किसी की जीवनी के बारे में उपन्यास लिख रहे हैं, किसी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिख रहे हैं, तो वो जीवनी आपका पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। उस व्यक्ति के से संबंधित सारे तथ्य आपको जानकारी में होने चाहिए, तब आप जीवनी परक उपन्यास लिख सकते हैं, उसके प्रति न्याय कर सकते हैं। इसी तरह अगर शेक्सपियर का साहित्य ना पढ़ा हो तो उसमें आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। यानी उन्होंने अध्ययन किया और लेखन किया। कैसे इतना सारा समय उन्होंने निकाल लिया अपने जीवन से, इतने छोटे से जीवन में, ये सोचने की बात है और एक तरह से प्रेरणा लेने की भी बात है। जब मैं याद करती हूँ रांगे राघव जी के इस पूरे कृतित्व को, तो मुझे खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि मैं कितनी सुस्त हूँ, कितना कम लिख पाती हूँ। उनके समक्ष तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। मैं बात कर रही थी रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज की हिंदी में शुरुआत जो हुई, हिंदी साहित्य में 1940 के आसपास हुई, और इसका श्रेय जाता है शिवदान सिंह चौहान जी को। उन्होंने लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ ज़िंदगी की लड़ाई जैसे रिपोर्टाज लिखे, और वहीं से हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का आरंभ माना जाता है। वैसे रिपोर्टाज शब्द जो है अपने आप में फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। लेकिन हिंदी में इतनी अच्छी तरीके से उसको ग्रहण कर लिया गया, आत्मसात कर लिया गया है कि हमें वो हिंदी का ही शब्द लगता है। और लेकिन रिपोर्टाज, रिपोर्ट से मतलब उसका जो अंग्रेजी संस्करण है रिपोर्ट के रूप में है। तो जब रिपोर्ट की बात आती है, यानी तथ्यात्मकता की बात आ जाती है, तो जब रिपोर्टाज लिखा जाता है तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उसमें पहली शर्त है कि विशेष घटना को अपनी मानसिक छवि के रूप में बदल कर और फिर उसको लेखबद्ध किया जाए। मतलब घटना देखी जाए, महसूस की जाए और फिर उसको लिखा जाए। दूसरा बिंदु है वो है रिपोर्ट में कल्पना का इस्तेमाल आटे में नमक के समान किया जाए, ताकि उसमें एक लालित्य तो आ जाए, पढ़ने वाले को एक आकर्षण लगे, वो हुकअप कर सके पढ़ने वाले को, लेकिन तथ्य कभी ना उसके बिगड़े, तथ्यात्मकता उसकी यथावत रहे, उसका यथार्थ यथावत रहे, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्टाज की दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कि रिपोर्टाज घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व वाला भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें कथात्मकता भी लानी है, तो कथा तत्व भी होने चाहिए, तब तो रोचक रहेगा। इसको अगर आज के परिवेश में समझा जाए तो यही आज जो टीवी चैनल्स में है न्यूज़ स्टोरी के रूप में हमारे सामने आता है। एक न्यूज़ रहती है जिसको स्टोरी में ढाल के चंद उसमें इंटरव्यूज़ जोड़ के और अपने तरफ से कुछ और इतिहास और वर्तमान और भविष्य की बातें जोड़कर और फिर एक स्टोरी बना दी जाती है, तो उसको न्यूज़ स्टोरी बोल दिया जाता है। वही पहले रिपोर्टाज के रूप में हिंदी साहित्य में चल पड़ा था। यदि इसके कला पक्ष की बात की जाए रिपोर्टाज की, तो उसमें चरित्र, संवाद, मतलब कथा के अतिरिक्त चरित्र और संवाद और विवरण शैली ये प्रमुख होती है कि उस घटना का कितना आप अधिक और सटीक विवरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। ये जो है रिपोर्टाज इसीलिए कथेतर विधा में आता है, क्योंकि इसमें कथा तो निहित रहती है, लेकिन कथा कल्पना के आधार की नहीं बल्कि यथार्थ के आधार की होती है। यथार्थ इसमें अधिक रहता है। तूफानों के बीच जो है ये रिपोर्टाज है रांगे राघव का, और जैसा कि अभी संजय जी ने भी आपको बताया कि 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उस समय प्रगतिशील लेखक संघ आगरा की इकाई के द्वारा जो एक
प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, उसमें एक रिपोर्टर के तौर पर, एक पत्रकार के रूप में रांगे राघव भी गए थे, उस दल में शामिल थे और उन्होंने वहां जाकर सारी स्थितियां देखी। अब आप सोचिए कि सिर्फ 19 वर्ष का युवक अगर कोई भयावह दृश्य देखेगा तो वो किस तरह से प्रभावित होगा, उसके मन पर क्या असर पड़ेगा। वो निश्चित रूप से थर्रा जाएगा, काँप जाएगा और वो उससे जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से लिखेगा जो तूफ़ानों के बीच में लिखा गया है। ये जो इनका रिपोर्टाज है मेरे दिल के करीब, बहुत करीब है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रिपोर्टाज की जो शैली है मुझे हमेशा बहुत प्रभावित की है। मेरा भी जो अधिकांश साहित्य है शोधपरक रहता है। जो मेरा पहला उपन्यास भी था पिछले पन्ने की औरतें, भेड़िया समाज पर आधारित था। तो जब मैंने उस पे उनके बीच जाके मैंने रहकर महसूस किया, उनके जीवन को देखा, परखा और फिर उस पर लिखा, तो मैंने सिर्फ, चूँकि उनके सम्मान की रक्षा करना भी मेरा दायित्व था, तो मैंने नाम परिवर्तन किए लेकिन वस्तु स्थिति वही रहने दी। और इसीलिए मैंने अपने उस उपन्यास को रिपोर्टाजिक उपन्यास की श्रेणी में रखा, सिर्फ उपन्यास की नहीं, क्योंकि उसमें तथ्यात्मकता अधिक थी। और समीक्षकों ने भी इसको शुरू में भले ही थोड़ा सा अस्वीकार्य उसमें मिला, लेकिन बाद में पूरी तरह से स्वीकार किया गया। बल्कि कई समालोचकों ने, समीक्षकों ने इसको हिंदी उपन्यास विधा का एक टर्निंग पॉइंट माना। वहाँ से शोधात्मक उपन्यासों की एक श्रृंखला सी चल पड़ी। और इसीलिए जब मैं तूफ़ानों के बीच जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे ये अपने बहुत करीब लगता है, मेरे मन को बहुत छूता है। और इसका एक कारण और भी है कि जब मैं एक जीवनीकार के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी लिख रही थी, ये मैं पुस्तक रखी हूँ, ये मेरे द्वारा लिखी गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी। इसमें पृष्ठ 43 पर बंगाल के उस अकाल का विवरण है जो इस रिपोर्टाज में शामिल है, जिस पर ये रिपोर्टाज मतलब आधारित है, उसका विवरण वहाँ पर भी मेरी इस पुस्तक में मिलेगा। और विशेष बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़कर अपने दल के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वहाँ के लोगों की मदद की, जबकि सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी। भूखमरी का वहाँ ऐसा दौर था कि जो पुरुष थे जीवित रह गए, जो उनको मजबूरन अपना गांव छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा। और उस स्थिति में कई बार ये हुआ कि बच्चे और स्त्रियां घर में छूट गईं, बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए मरने लगे और महिलाएं थीं अपना पेट भरने और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी देह बेचने को विवश हो गईं। ये स्थिति थी वहाँ पर। रांगे राघव जी ने लिखा है एक जगह कि अगर जब मैं किसी स्त्री से मिलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे पूछ रही हूँ कि क्या मैंने गुनाह किया है, क्या मैंने पाप किया है जीवित रहकर। ये स्थिति वहाँ पर थी। एक मुट्ठी भात के लिए लोग आपस में लड़ते थे। और लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनको कोई परवाह नहीं थी। अंग्रेज सरकार तो मानो तमाशा देख रही थी यहाँ के मौत के तांडव का। उनको कोई लेना देना नहीं था कि बंगाल में लोग किस तरह से मर रहे हैं। कई लोग अपना घर बार छोड़कर नहीं जा पाए, क्योंकि घर बार छोड़कर जाना आसान नहीं होता है सबके लिए। और जाते भी तो कहाँ जाते, जब पूरा बंगाल भूखमरी का शिकार था, अकाल से ग्रस्त था, परेशानियों से जूझ रहा था, मौत का तांडव देख रहा था, तो वो लोग कहाँ जाते। और इसकी भी गारंटी नहीं थी कि जो छोड़ के गए, अपना गाँव घर छोड़ के गए, वो जीवित बचे भी कि नहीं। अभी जैसे संजय जी ने बताया कि वहाँ पर स्थिति ये थी कि कब्रों में जो मुस्लिम समुदाय के मृत्यु हुई, तो कब्रों में एक एक कब्र में 10-10, 15-15 लोगों को दफन कर दिया गया, और वो भी बिना कफन के। क्योंकि कौन कफन लाता, कहाँ से लाता, कहाँ से खरीदता। मौत का जहाँ तांडव हो रहा हो यहाँ वहाँ ये सब नहीं हो पाता है, सिर्फ दफन करना ही। और हिंदुओं की स्थिति ये थी कि कोई आंकड़ा सामने नहीं आ सकता था, क्योंकि जो नदी थी उसमें प्रवाहित कर दिया गया था और कुछ बाढ़ में अपने आप प्रवाहित हो गए थे। तो ये विकट स्थिति जो है तूफ़ानों के बीच रिपोर्टाज में रांगे राघव ने रखी है। और जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि इसका जो प्रकाशन था 1946 में हंस पत्रिका में, एक हंस पत्रिका के द्वारा पुस्तकाकार के रूप में किया गया।
इसके 4 भाग हैं मुख्य रूप से। पहला भाग है बांध मांगे दाव, दूसरा है एक रात, तीसरा है मरेंगे साथ जिएंगे साथ, और चौथा है अदम्य जीवन। इसका क्रम देखिए। जो सबसे पहला है, मैं संक्षेप में बस चारों भाग का विवरण दूंगी और अपनी बात समाप्त करूंगी कि जो पहला भाग है बांध भागे दाव, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका है बांध टूटने से होने वाला नुकसान। लेकिन ये शब्दावली प्रतीकात्मक है। इसके शब्दों पर ना जाके इसके भाव को या इसकी अंतर स्थिति को देखना ज़रूरी है कि इसमें मौत के उस बांध टूटने का वर्णन है जिसने मानवता को तार तार कर दिया। उस अकाल का वर्णन है, इसमें उसका दर्द है, उस बांध के टूटने का जिक्र है जिसने मनुष्य को कीड़े मकोड़े के समान मरने के लिए विवश कर दिया। इस प्रथम भाग में बंगाल के नादिया जिले के एक कस्बे कुष्टिया का वर्णन है। अकाल के कारण स्थिति इतनी भयानक थी कि जो जीवित पुरुष थे वो अधिकांश भोजन की तलाश में बाहर जा रहे थे, बच्चे मर रहे थे, औरतें विवश थीं देह बेचने के लिए। और इस स्थिति को देखते हुए द्रवित होकर रांगे राघव ने लिखा, मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रही हूँ यहाँ। लोग घर में मरते थे, बाजार में मरते थे, राह में मरते थे, जैसे जीवन का अंतिम ध्येय मुट्ठी भर अन्न के लिए तड़प तड़प कर मर जाना ही था। बंगाल का सामाजिक जीवन कच्चे कगार पर खड़े होकर कांप रहा था, और वहीं जो अकाल के ग्रास बन रहे थे, मरने के बाद पथों पर भीषणता के पगचिन्ह बने सभ्यता पर, मानवता पर भयानक अट्टहास सा कर उठते थे। ये स्थिति थी जिसको बांध भागे दाव प्रथम खंड में उन्होंने लिखा है। बहुत लंबा विवरण है, एक आध अंश मैंने उसमें से चुना है बस। दूसरा जो खंड है एक रात, इस भाग में प्रकृति की सुंदरता के बीच मौत के तांडव का जिक्र है। प्रकृति की सुंदरता यथावत थी, प्रकृति जैसी थी, पेड़, नदी, पहाड़, चंद्रमा, सूरज, सब कुछ वैसे ही थे। लेकिन मर रहा था कौन? मनुष्य, और वह भी तिल तिल करके। और इसलिए जब लेखक ने उस प्रकृति को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति भी शर्मिंदा है इस सारे घटनाक्रम पे, प्रकृति भी डरी हुई है इस सारे घटनाक्रम पे। और रांगे राघव लिखते हैं कि सांझ खिरचली थी, बादल झूम उठते थे, जैसे लुढ़कने के अतिरिक्त और कोई काम ही ना था। घास फरफरा रही थी, समस्त वातावरण में एक कल्लोल लहरा रहा था, जैसे वेदना से भरे श्वास बंशी में गूंज उठते हैं। यानी प्रकृति में भी, प्रकृति के सौंदर्य में भी वेदना ही तिरती हुई दिखाई दे रही थी, वेदना ही गुंजित होती हुई दिखाई दे रही थी। इसी जो एक रात खंड है उसमें का एक मैं और वाक्यांश आपको बताना चाहूँगी, सामने रखना चाहूँगी। रांगे राघव यहाँ लिखते हैं, और हरिपुर गांव जो घनी छाया में ऊँघता सा, मचलता सा, धूप और छाया में अल्हड़ सा, आज सुनसान पड़ा था। अपने आप पर लज्जित एक व्याकुल विधवा की आह सा। ये एक गांव का दृश्य है, ये एक गांव की स्थिति है जिसकी तुलना एक व्याकुल विधवा की आह से रांगे राघव ने किया। ये एक रिपोर्टाज का तरीका है जिसको समझना ज़रूरी है कि किसी मर्मांतक दृश्य को किस खूबसूरती से या किस ढंग से सामने रखा जा सकता है कि पढ़ने वाला उस समय के दृश्य में पहुंच जाए, उस देश काल में पहुंच जाए और उसको अपनी अंतरात्मा से महसूस कर सके। तीसरा भाग है साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तीसरा जो खंड है तूफानों के बीच का, उसमें इस जो खंड है उसमें भूखमरी से जूझते हुए अपनी अंतिम सांस तक अपने गांव में जो रुके रहे उन लोगों के बारे में इसका वर्णन है। और सारे स्त्री पुरुष, जैसे मैंने पहले कहा कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है कि कितने भी संकट आए अपना गांव घर छोड़कर भाग खड़ा हो, जैसे अभी कोविड का ही उदाहरण दिया संजय जी ने। तो कोई भी आपदा आती है या कहीं कोई बाढ़ आती है, हर कोई व्यक्ति अपना गांव घर छोड़ के नहीं जा पाता है। और जब ऐसी स्थिति होती तो सारा परिवार
एकजुट होकर यही सोचता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। वही स्थिति थी, यही मनोदशा थी, यही मन स्थिति थी उस समय हम इस पूरे बंगाल में। और इसी मन स्थिति को जो वर्णन किया है साथ जिएंगे साथ मरेंगे खंड में रांगे राघव ने। चौथा जो खंड है इसका, उसका नाम है अदम्य जीवन। अदम्य जीवन मतलब शब्दों से ही जाहिर है कि स्थिति जो भी हो डटे रहेंगे, सामना करेंगे और एक जीवन के प्रति जिजीविषा जो व्यक्ति को जिलाए रखती है। अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर भी ये कहता है कि अगर इसके अंदर जीने की ललक है तो दवा कारगर होगी, लेकिन अगर जीने की ललक नहीं है तो दवा भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो अदम्य जीवन है वो बंगाल के निवासियों के अंदर जीने की ललक थी। हर परिस्थितियों में वे सामना करते रहे, मौत का सामना किया, अपने लोगों के बिछुड़ने का सामना किया और फिर भी वो डटे रहे। यही अदम्य जीवन में उन्होंने वर्णन किया है। और इसमें एक दूसरे गांव का वर्णन है। कई गांवों में उन्होंने दल के साथ भ्रमण किया। इसमें सिद्धिरगंज नाम के एक गांव का वर्णन है जहां पर अकाल के कारण भीषण स्थिति थी और यहीं पर वो स्थिति उनको देखने को मिली कब्र वाली, कि जहां पर एक साथ 10-15 लोगों को दफनाया गया था। और रांगे राघव लिखते हैं वहाँ के दृश्य के बारे में कि एक जगह मिट्टी के लगभग 500 के करीब कच्ची कब्रें थी और यह भी निश्चित नहीं था कि एक एक में एक ही आदमी दफनाया गया हो, वो भी कपड़ा ना होने से बिना कफन के दफनाए गए। गांव में इतनी कब्रें होती गईं कि चलने की जगह नहीं थी। लोगों को कब्रों पर चल कर जाना पड़ता था। हिंदुओं के मरने के बाद उनकी परिणति के बारे में एक व्यक्ति बताता है कि अगर तुम सुनना चाहते हो कि हिंदू क्यों नहीं मरे तो शीतलखा की धारा से पूछो, क्योंकि सिद्धिरगंज के सैकड़ों किसानों को जो बहा ले गई, जिनकी हड्डियों तक का आज पता नहीं है। अदम्य जीवन में ही रांगे राघव एक जगह और लिखते हैं, एक पेड़ की छाया में 14 कब्रें थी। ये सिद्धिरगंज का ही विवरण है। एक पेड़ की छाया में 14 कब्रें थी। वहाँ की परिस्थितियों से अभ्यस्त हो चुका एक लड़का विरक्त भाव से चिल्लाया, बाबू एक एक में 2-2 3-3 हैं, एक एक में 2-2 3-3, और वो अट्टहास करने लगा। ये स्थिति सिद्धिरगंज की थी। यानी बंगाल का पूरा जो इलाका था, पूरे जो गांव थे, भूखमरी से जूझ रहे थे। यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय हो जाती है जब इतिहास की बात आती है इस रिपोर्टाज में, तो इतिहास उस चीज़ को भी उंगली उठाता है, इंगित करता है, उस ओर भी इशारा करता है कि उस भले ही वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, महात्मा गांधी उसमें व्यस्त थे, लेकिन उनका भी दायित्व था कि बंगाल की इस स्थिति पर वे कोई पहल करते, लेकिन उनके तरफ से कोई पहल नहीं की गई। जबकि वो इस सशक्त स्थिति पे आ चुके थे कि यदि वे अंग्रेज सरकार से बंगाल की ओर ध्यान देने की बात करते तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकलता, कोई ना कोई प्रभाव पड़ता। लेकिन इस तथ्य को लेकर महात्मा गांधी पर भी उंगली इतिहास भी उठाता है, वर्तमान भी उठाता है और हमेशा उठती रहेगी। जबकि बाकी समाज सेवी जुटे हुए थे बंगाल की भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए, उनका साथ दे रहे थे। अब मैं अपनी बात समापन पे लाती हूँ। रांगे राघव का रिपोर्टाज तूफानों के बीच उनके कथेतर साहित्य की वह निधि है जो हिंदी साहित्य के कथेतर साहित्य को समृद्ध करती है। यदि रांगे राघव की संवेदनाओं को भली भांति समझना है तो इस रिपोर्टाज को पढ़ना ज़रूरी है। इससे होकर गुजरने के बाद उनके उपन्यास तथा अन्य कथा साहित्य की संवेदनात्मकता और अधिक निकट महसूस होती है। अच्छा, रांगे राघव की लेखन की ये विशेषता रही कि उन्होंने बहुत सारे विधाओं में लिखा, लेकिन जब आप उनका उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक उत्कृष्ट उपन्यासकार थे। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो तो एक बहुत ही अच्छे कहानीकार थे।
और जब ये रिपोर्टाज पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक वो बहुत ही मंजे हुए पत्रकार थे, बहुत ही संवेदनशील, तथ्यात्मक बातों को सामने रखने वाले पत्रकार थे। तो उनकी जो लेखन है उसमें परिपक्वता है, उनकी हर विधा में परिपक्वता है, कहीं भी कच्चापन आपको नहीं मिलेगा। यदि शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो इसे रिपोर्टाज लिखने वालों के लिए एक गाइड बुक भी कहा जा सकता है। ये मेरा अपना विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तूफ़ानों के बीच रिपोर्टाज है वो एक गाइड बुक का काम कर सकता है, अगर कोई रिपोर्टाज किस तरह से लिखा जाए इसको सीखना चाहता है तो। यह रिपोर्टाज बताता है कि कठोर से कठोर और भयानक यथार्थ को किस प्रकार साहित्यिकता के साथ सामने रखा जा सकता है, जिससे पढ़ने वाला उसे घटना की दृश्यात्मकता को तो आत्मसात करे, साथ में कटु सच्चाई से भी रूबरू हो सके। रांगे राघव ने जिस प्रकार अपने सृजन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया वह तो अद्वितीय है ही, साथ ही उन्होंने यथार्थ लेखन को जिस तरह रिपोर्टाज के रूप में तूफ़ानों के बीच द्वारा रेखांकित किया वह भी अद्वितीय है। और बिल्कुल आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज हम भाषाई तत्वों को लेकर अक्सर विवाद में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना ही कि रांगे राघव की माता श्री जो थी वो तमिल भाषी थी, पिताजी कन्नड़ थे, दक्षिण भारतीय भाषाओं के परिवार से वो जुड़े हुए थे, आगरा में उनका जन्म हुआ। अक्सर क्या होता है कि जो हिंदी भाषी, मतलब सब नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी हिंदी से उतना नहीं जुड़ पाते हैं। कई बार ये भी देखा है कि शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत रांगे राघव ने हिंदी को इस तरह से आत्मसात किया जैसे वही उनकी मातृभाषा रही हो। उनका पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित रहा। तो ये जो दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया, ये भी विचार में रखने योग्य है और अनुकरणीय है। आपने मुझे सुना ध्यानपूर्वक और मुझे यहाँ अवसर दिया, उसके लिए पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।